अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज योर चैप्टर नंबर सेकंड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली हम डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल करेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, मगर उससे भी पहले ज़रा जानें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। बेटा, पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल होती है, एस, पी, डी और एफ। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है एंड दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसका ग्रुप ट्रेंड भी पढ़ा है और बाकी बहुत सारे टॉपिक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक को कुछ और नामों से भी कॉल किया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं एंड वाइल एफ ब्लॉक एलिमेंट दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हम स्टडी करेंगे वो पीरियडिकली करेंगे, मतलब सीरीज के हिसाब से। जो पहली सीरीज कहलाती है ये स्कैंडियम सीरीज होती है, जो स्कैंडियम एलिमेंट से शुरू होती है और जिंक पे खत्म होती है। 10 एलिमेंट हैं। दूसरी सीरीज, अच्छा, इस सीरीज को 3D सीरीज का नाम देते हैं। उसके बाद जो सीरीज है वो 4D सीरीज है और इसी तरीके से 5D सीरीज है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ये टोटल 10 मुख्तलिफ ये के ग्रुप्स होते हैं। टोटल 8 ग्रुप होते हैं, मगर 8B के अंदर 3 ग्रुप होते हैं। तो टोटल ये जो आप देख सकते हैं, जो वर्टिकल आपको कॉलम जो ग्रुप नजर आ रहे हैं वो 10 हैं। बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट की जो स्टडी होगी वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। मैं आपसे वन बाय वन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूछूंगा इंडिविजुअली। जिस बच्चे का नाम लेके वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट करेगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्कैंडियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d1, 4s2। ठीक है, स्कैंडियम जो है इसके डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो टाइटेनियम एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में, बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मगर डी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वेनेडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसके डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्रोमियम की जब बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अब यहाँ बहुत ध्यान देना, क्रोमियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4। मगर आपको पता है वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल, जी हाँ, ये 4s का जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा लोअर एनर्जी लेवल से और ये मूव करके जाएगा कहां पर, हायर एनर्जी लेवल की तरफ। तो डी ऑर्बिटल में 4 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। यहाँ 5 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैग्नीज एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है और इसके डी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। आयरन एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक नंबर 26 है। जी अहमद, आप मुझे बताओगे आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट कोबाल्ट एलिमेंट। बेटा अमृता, आप मुझे बताएं कि कोबाल्ट एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 7। 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 3 अनपेयर्ड है और 2 पेयर्ड है। 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। शाबाश। नेक्स्ट एलिमेंट निकेल एलिमेंट है जिसके डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कॉपर के डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, मगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके डी ऑर्बिटल में आएगा तो 9 से कितने हो गए, 10। और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ऑर्बिटल क्या हो गया, फुल फिल्ड, और एस हाफ फिल्ड। एंड वी नो फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो सबसे पहली बात जो है बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप तमाम स्टूडेंट जब भी क्लास के लिए बैठें तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप साथ के साथ नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये यूनिक प्रॉपर्टी जो है ये आपको एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में ये इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी। डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। क्यों होते हैं इस पे बात करते हैं बाद में। पहले आप देखें नीचे स्कैंडियम एलिमेंट है। ठीक है, स्कैंडियम एलिमेंट है। अलिशा, आप मुझे बताएं स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितने दिए गए यहाँ पर? +3।
सिर्फ एक ही है, +3 है। ठीक है बेटा, आप मुझे बताएं शान से, टाइटेनियम के कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं? हाउ मेनी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टाइटेनियम? टाइटेनियम के कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं जी? यस, +2, +3, +4 एंड +5, मतलब के टोटल 4 ऑक्सीडेशन नंबर हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है वेनेडियम। ठीक है, अब्दुल गफूर आप मुझे बताएंगे कि वेनेडियम के कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं? सर +2, +3, +4, +5 एंड +6। +5, टोटल 4 ऑक्सीडेशन नंबर हैं जो +2 से लेकर +5 तक हैं। आखिरी सवाल देखें कौन जवाब देता है। हाउ मेनी, ये कि इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रखता है? सर मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज के सबसे ज्यादा +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ठीक है, तो मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट दे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मैग्नीज का +2 भी होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी कंपाउंड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी कंपाउंड बनाता है, 4, 5, 6 इवन 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी कंपाउंड बनाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द अपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। The reason is that कि D block elements have variable oxidation state. This is because of very small energy difference between S and D orbitals. So both S and D orbital take part in the bond formation. आपने देखा जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मैं एक बार फिर ब्रेक में जाता हूँ। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D और S ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं और दोनों में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। आपने देखा क्रोमियम की बारी में इलेक्ट्रॉन 4s का मूव करके कहां पर आया, 3d में, और इसी तरीके से जब हमने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो भी 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में आया और d के 9 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन हुए। रीजन के वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन d एंड s ऑर्बिटल, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसमें d और s ऑर्बिटल दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द रीजन इज दैट के डी ब्लॉक एलिमेंट द वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन s एंड d ऑर्बिटल एंड बोथ ऑर्बिटल दे टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आप देख सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। ठीक है, आपको क्रोमियम के भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं, मैग्नीज के भी दिख रहे हैं, आयरन के भी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं, और ना सिर्फ इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, इन वेरिएशन के साथ एक और वेरिएशन भी नजर आ रही है। कोई बताएगा जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हो रहे हैं तो और दूसरी चीज क्या है जो आपको वेरी होती नजर आ रही है? सर कलर। कलर सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो क्या है, इनके कलर। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज भी है मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, कलर की। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, ये पिक्चर आपकी बुक की है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कलर कंपाउंड बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं नजर आएगी, मगर डी ब्लॉक एलिमेंट दे फॉर्म द कलर कंपाउंड। ठीक है, द ट्रांजिशन एलिमेंट पजेस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल होता है, कंप्लीटली फिल की बात नहीं कर रहे। व्हेन ए ट्रांजिशन मेटल कैटाइन इंटरैक्ट विद लिगेंड, ठीक है, अभी मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, मगर बहरहाल इंटर में तो मैंने आपको पढ़ा है। अदरवाइज मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में ऐसे बता देता हूं कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड बनाता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का रोल यहाँ पर एज ए मेटल एटम होता है, कैटाइन होता है, और दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो लिगेंड होता है। ठीक है, तो जब इनके बीच में कंपाउंड बनता है, बॉन्ड बनता है, तो डी ऑर्बिटल जो है वो ये के टूटता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये के एनर्जी डी ऑर्बिटल इट डिकम्पोज, इसकी स्प्लिटिंग होती है अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के दो हिस्सों में टूटता है। आप में से मुझे बताएगा कि जो हायर एनर्जी लेवल है उसको क्या नाम देते हैं और लोअर एनर्जी लेवल को क्या नाम देते हैं? कुछ खास यहाँ पर टाइटल लिखे हैं, मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, मगर अभी यहाँ से देखें आपको क्या बेहतर नजर आ रहा है। हायर को क्या नाम देंगे? एक खास नाम है, बॉयज।
हायर एनर्जी लेवल को Eg कहेंगे, शाबाश, ठीक है। और लोअर एनर्जी लेवल को क्या नाम देंगे? T2G। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या है। सबसे पहला जो ऑर्बिटल है इसका नाम है DXY, सेकंड जो है वो DYZ, और उसके बाद है DXZ, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर 4 जो है वो कहलाता है DZ² और DX² माइनस Y²। ये इनके नाम है जिसमें हायर एनर्जी लेवल ये है और लोअर एनर्जी लेवल T2G है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है किस में? लोअर एनर्जी लेवल में। ये लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है। इट एब्जॉर्ब एनर्जी। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद T2G लोअर से मूव करके जाता है Eg हायर में। इस इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जो पहुंचाता है वो क्या है? एनर्जी, ठीक है, फोटॉन्स इसको पहुंचाते हैं। नो डाउट वो इलेक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी लेवल पे मूव हो जाता है, मगर एनर्जी इसमें से एमिट होती है, ये फोटॉन इसमें से एमिट होते हैं। एंड नो डाउट एट दिस टाइम वो डिफरेंट कलर ये के प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ऑर्बिटल जो के हाफ फील्ड होते हैं, या वो ऑर्बिटल जो पार्शियली फील्ड होते हैं, बल्कि यूं कहें तो ज्यादा बेहतर है, जो ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होते हैं वो तो बेटा कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं, मगर वो ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? कंप्लीट फील्ड होते हैं। ये देखें, अगर डी ऑर्बिटल में कंप्लीट फील्ड हो जाए, लोअर और हायर में मुकम्मल इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब लोअर के अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं और हायर में भी सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन लोअर का हायर में मूव करके नहीं जाएगा। और अगर नहीं जाएगा तो उस सूरत में डी ब्लॉक एलिमेंट कलरफुल कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो एक मतलब फिर आते हैं बैक पे, और आप मुझे बताएं स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, इसमें कौन से एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मुकम्मल तौर पर फिल्ड है? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड होगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन की, उनमें लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, देयर इज नो प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर। आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक देखें, बॉयज एंड गर्ल्स, और मुझे उस एलिमेंट का कॉपर एंड जिंक चले देखें। आप अगर स्कैंडियम में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम के में डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में 5 है, मैग्नीज में भी 5 है, आयरन में 6 हैं, कोबाल्ट में 7 हैं, डी की बात कर रहा हूं मैं, निकल में 8 है, मगर बेटा कॉपर और जिंक में, इसमें डी में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर फिल है, इसका मतलब इसका कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो देयर इज नो चांस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। That is why the copper and zinc they form colorless compound। ठीक है, नोट कर लें तमाम बच्चे। अगर ये सवाल किया जाए कि कौन से वो एलिमेंट हैं जो कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, तो इसका जवाब क्या है? कॉपर एंड जिंक। बात अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है, बात अभी और आगे चलेगी। ना सिर्फ जिंक, बल्कि इस ग्रुप में अगर हम नीचे आए, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, बेटा इनके भी डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बस ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, मगर डी ऑर्बिटल में इनके भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। जिंक का कंपाउंड हो, कैडमियम का कंपाउंड हो, मरकरी का कंपाउंड हो, बेटा ये कलरलेस होगा। और इसी तरीके से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर डी ऑर्बिटल बेटा कंप्लीटली फिल्ड होगा तो लाइट एब्जॉर्प्शन के कोई चांस नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव करें फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट दे फॉर्म कलरफुल कंपाउंड। The next unique property of the D block element, they have the magnetic property। बेटा 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है क्या? मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा। पैरामैग्नेटिक वो प्रॉपर्टी होती है कि डी ऑर्बिटल में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अकेले इलेक्ट्रॉन हो, उसको नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। एंड हियर यू कैन सी दिस डी ऑर्बिटल। जी, आप मुझे बताएंगे कि क्रोमियम और क्रोमियम आयन, इन दोनों में ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है? शाबाश,
chromium and chromium ion, which one is more paramagnetic? Chromium. Yes, chromium, Chromium. because chromium ion it lost 3 more electron, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें कम कर दें तो आप देख सकते हैं क्रोमियम के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्रोमियम आयन के पास और क्रोमियम के पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, देखें इसका जवाब क्या बनेगा। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट हमारे पास है, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ आ जाए ये के राइट साइड। डायमैग्नेटिक क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन, उसको नाम दिया जाता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा, as the number of pair electron increase in d orbital, the diamagnetic property will also increase. And here you can see this d orbital of the zinc, it has completely filled with the pair of electron. जिंक के तमाम ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। जबकि कॉपर आयन में भी अगर देखा जाए तो इसमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सबसे ज्यादा है, और जिंक आयन में भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो ये के ज्यादा। इसमें एक बात और समझ लें तमाम बच्चे, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसका लूज होगा, एस का या डी का? आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल हैं, क्या आपने इससे नतीजा हज किया जी? जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, पहला एस का होगा, सबसे पहले एस का इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो कम करेंगे वो एस में से करेंगे। एस के बाद जो बारी आएगी वो किसकी आएगी? डी की बारी आएगी। आप देख सकते हैं जिंक आयन हमने लिखा है Zn+2। ठीक है, क्लास 2 इलेक्ट्रॉन। सो इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द 4s ऑर्बिटल, नॉट द 3d। ठीक है, तो जिंक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हुए। मेरा सवाल आपसे एक मरतबा फिर बन रहा है कि जिंक एंड जिंक आयन, विच वन हैज मोर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? यस, जिंक एंड जिंक आयन, विच वन हैज मोर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? सर सेम है, बोथ है सेम। सर दोनों को सेम है सर, दोनों का इसलिए सेम है, शाबाश, क्योंकि जिंक आयन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज करने के बावजूद भी डी ऑर्बिटल पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ सका। ठीक है, देखिए ये तो चंद ये के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप स्क्रीन में देख के और बहुत अच्छे नॉलेज के साथ आंसर दे रहे हैं। अदरवाइज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू मस्ट हैव द स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, चाहे आपसे कॉपर आयन का पूछे, चाहे जिंक का पूछे, ठीक है, चाहे क्रोमियम का पूछे, आप उसमें प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ठीक है, कोई ये कि इसमें रिपीट करेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी? शाबाश। सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अब मैं आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बता रहा हूं। पैरामैग्नेटिक की बेटा दूसरी डेफिनेशन क्या है कि दो सब्सटेंस दे आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक पोल। वो सब्सटेंस जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच ले वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचे, रिपेल करे, उसको क्या नाम देते हैं? डायमैग्नेटिक। 2 डेफिनेशन हो गई पैरामैग्नेटिक की। पहली डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल and they are attracted towards the magnetic pole. And second definition for the diamagnetic property, they have number of pair electron and they are not attracted by the magnetic pole, they are called magnetic property. तीसरी प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा, वो कहलाता है फेरोमैग्नेटिक। The substance, the element, they can be magnetized. वो एलिमेंट जो कि मैग्नेटाइज हो सकते हैं, जिसके हम मैग्नेट्स बना सकते हैं, उसको फेरोमैग्नेटिक का नाम देते हैं। इन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म, जैसे कि आयरन। ठीक है, substance which have unpaired electron in their outermost orbital and are attracted by the magnet are called paramagnetic. ये पिक्चर मैंने आपकी किताब से ही दी है, देखें आप में से कौन स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देता है। फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, विच वन हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म? शाबाश। मैग्नीज एंड कॉपर। यस, मैग्नीज एंड क्रोमियम। मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड क्रोमियम। ठीक है, Cr का मतलब है क्रोमियम एंड मैग्नीज।
और अगर कभी एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि इन दोनों में, तो आप ये बताएंगे कि दोनों के डी ऑर्बिटल में इक्वल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे स्कैंडियम और टाइटेनियम में विच वन हैज मोर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी? टाइटेनियम। टाइटेनियम और वेनेडियम में विच वन हैज मोर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी? टाइटेनियम और वेनेडियम। Vanadium element. Which one has high diamagnetic property from scandium to zinc? जी हाँ, जिंक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है और कॉपर की भी है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो कम प्रॉपर्टी है वो निकिल की है, क्योंकि उसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, निकिल और कोबाल्ट में विच वन हैज मोर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? निकिल और कोबाल्ट? निकिल एलिमेंट। व्हाई? Because they have more paired electrons. Yes, because nickel has more number of unpaired electron than the copper, because copper has only 2 unpaired electron and while nickel has 3 unpaired electron. ठीक है, next substance which have pair electron in their outermost orbital and not attracted by the magnetic pole. ठीक है, they are called diamagnetic property. इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पैरामैग्नेटिक ये लिखा हुआ है, मगर इसको करेक्ट कर लेना आप अपनी ये नोटबुक में। वो सब्सटेंस जिनके पास पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता, उनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये लिखा पैरामैग्नेटिक है, मगर आप इसको करेक्ट करके डायमैग्नेटिक लिख लेंगे। ठीक है जी। Next, the unique property of the d block element, and they are famous in whole modern periodic table, and this property is called magnetic property. ठीक है, most of the d block element they are used as a catalyst. You know, in the manufacture of the sulfuric acid by the contact method, vanadium pentaoxide is used as a catalyst. ठीक है, ये in the formation of ghee from oil, the catalyst is used as a nickel. In the manufacture of nitric acid, we use catalyst as a platinum. ठीक है, in Haber process formation of ammonia, we use catalyst iron. आप देख सकते हैं जितने मैंने मेथड आपको बताए, चाहे हैबर प्रोसेस है, चाहे मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, या ऑयल से घी की फॉर्मेशन है, इन तमाम में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन सबसे पहला ये अराइज होता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट दे आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? तो इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं जा रहा हूं। पहले थोड़ा सा बता दूं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट दे आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ये मैन्युफैक्चर है नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड जब बनता है तो इसमें कैटलिस्ट, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की जो ये के लाइनें हैं, ये प्लाटिनियम की हैं जो कैटलिस्ट का काम करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ईडेबल ऑयल है, जो ये के खाने का ऑयल होता है, जब उसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो उसको हम फैट्स में, घी में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, तो इसमें भी कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ हीट से काम नहीं चलता, इसमें निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट एंड व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट दे आर ओनली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट? सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, बिकॉज दे आर एबल टू एब्जॉर्ब द गैसेस ऑन देयर सरफेस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट दे प्रोवाइड द सुटेबल एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो होता क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा, उनमें ये जो एटम होते हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होती है, जिसमें छोटे एलिमेंट्स या गैसेस उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट उनको सुटेबल एरिया प्रोवाइड करते हैं ये के रिएक्शन का। ठीक है, या आप उसको बहुत आसान लफ्जों में कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट परफॉर्म करते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्शन के काबिल हो जाते हैं और मजीद इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, मेरे ख्याल में जो ये के प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। एक थोड़ा सा सम अप करूंगा एंड देन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस लेक्चर।
Initially, the general characteristics of the D block element. Number one, the D block element have the variable oxidation state, and the reason is that very small energy difference between S and D orbital. That is why both S and D orbital, they take part in the formation. And the next unique property, the D block element, they form the colorful compound. And why they form the colorful compound? Because whenever the D block element, it forms the compound, its D orbital is split according to the crystal field theory into two, higher energy level and lower energy level. And electron of the lower energy level, they would like to move from lower to higher energy level after the absorption of the light. Okay, and then they produce different color. Except those D orbitals, they are completely filled like zinc, cadmium and mercury. Okay. Next, magnetic property of the D block element. There are two types of the magnetic substance, paramagnetic and diamagnetic. Paramagnetic means the number of unpaired electron in D orbital and they are attracted by the magnetic pole. And diamagnetic property, they are not attracted by the magnetic pole and they have number of pair electron in D orbital. Okay. And all the D block element, they do not have same diamagnetic property or same paramagnetic property. It depends upon the number of unpaired electron for the paramagnetic and number of pair electron for the diamagnetic property. And here you can see from scandium to the zinc. Okay. Next, the unique property of the D block element, they are used as a catalyst. And here you can see this is the manufacture of sulfuric acid. And in this manufacture, you can see vanadium pentaoxide is used as a catalyst, D block element. In the manufacture of nitric acid by Ostwald method, and here these lining, they are made up of platinum. And this platinum element belongs to a D block element as a catalyst in the formation of ghee from oil, edible oil. When we pass hydrogen gas, it produces fats as a ghee. Okay, so here a catalyst is nickel. It is present in 3D series. And finally, अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर बेटा एंड करते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन और क्यूरीज हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही काफी है. अल्लाह हाफिज.